मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट किया। जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं वो कृपया करके एक एक वीडियोस को देखकर नेमिंग पूरी कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो बच्चे 12th के बच्चे हैं उनको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में आप देखें, शुरुआत में हर चैप्टर में आप देखेंगे नेमिंग सबसे पहले दिया होगा। इसलिए मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं सब इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग बिल्कुल कायदे से बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने एक ढेर सारे एग्जाम्पल को देकर समझाया है। तो निश्चित तौर पर जैसे आपको एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आपको पढ़ना है 12th में। और सबसे पहले जब तक नेमिंग आप नहीं जानेंगे तब तक उस चैप्टर को आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो निश्चित तौर पर मैंने बोर्ड को भी ध्यान दिया है। कंपटीशन के साथ साथ आप हर एक वीडियो से उस नेमिंग को कायदे से सीख लें। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे और आप सभी वीडियोस को कायदे से देखें। बहुत से बच्चों को यह चैप्टर लगता है बहुत सा हार्ड है, जल्दी सर समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सब 3D है। इस चैप्टर में बहुत सी चीजें हम इमेजिन करेंगे। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा कांस्टेंट पार्टिकल का, तो 3D को हम इमेज जो है मन में बनाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन ये मैं वादा कर रहा हूं कि चैप्टर कंप्लीट होने पर सॉलिड स्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जो आप न लगा सकें। जो लोग कहते हैं उनको कहने दीजिए। और मैं पूरा आपको नोट्स के साथ, इजी नोट्स के साथ इस पूरे चैप्टर को मैं पढ़ाऊंगा। आप वीडियो को पॉज करके आप बिल्कुल कायदे से नोट करें, नोट बनाएं। बहुत बेहतरीन नोट रहेगा, क्लियर, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और प्लस कंडीशन में तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन न बने। तो बिल्कुल आपको नोट्स के साथ पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे। बिल्कुल आप जोश के साथ एनर्जेटिक बिल्कुल बने रहिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। तो भाई सॉलिड स्टेट पढ़ने से पहले, जैसे नाम से लग रहा है सॉलिड स्टेट, मतलब हमको सॉलिड के बारे में पढ़ना है। सॉलिड मतलब सॉलिड होते क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मैटर। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा मैटर। मैटर क्या है? जो कुछ भी हम आसपास देख रहे हैं वो क्या है? मैटर। हमारे हाथ में मार्कर है, जो कुछ भी चारों तरफ हम देख रहे हैं वो सब क्या है? मैटर है। उसमें मास होगा, वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा, जो कुछ भी सब्सटेंस, वो सब क्या है? मैटर। तो मैटर के 3 मेन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने प्लाज्मा स्टेट सुना होगा, और बोलिए बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट आपने सुना होगा, लेकिन हम यहां पर केवल सॉलिड की बात करेंगे। तो पहले जाने कि सॉलिड होता क्या है, देखिएगा ध्यान से। सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कांस्टेंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड आर वेरी क्लोजली पैक्ड। देखिए भाई, जैसे कांस्टेंट जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लो पार्टिकल्स एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है सॉलिड के। तो ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है भाई। तब अगर पार्टिकल पास नहीं होंगे कांस्टेंट पार्टिकल, तो फिर वो सॉलिड कैसे होंगे? थोड़ा दूर होंगे तो लिक्विड हो जाएगा, कांस्टेंट पार्टिकल और दूर होंगे तो गैसेस स्टेट में मैटर हो जाएगा। तो सॉलिड के केस में कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है वो काफी स्ट्रांग लगता है, क्लियर, जिसके कारण से ये बहुत क्लोजली, कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होते हैं देखो क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लियर बात समझ में आ गया? तो सॉलिड में कांस्टेंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्यों क्लोजली पैक्ड होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें, क्या जाने। जो जैसे हमारे हाथ में देखिए भाई ये मार्कर है, सॉलिड है, इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है बहुत पास पास हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, तभी सभी पार्टिकल बहुत पास पास हैं। ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है भाई ना। अच्छा, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जाने सॉलिड की, बताइए भाई। इसका शेप बताइए भाई, फिक्स्ड है, इसका शेप देखिए फिक्स्ड है कि नहीं, तो सॉलिड है। इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स बिल्कुल बहुत नजदीक नजदीक होते हैं। इसका शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। बताइए, इसका शेप भी फिक्स्ड है और इसका वॉल्यूम भी क्या है, फिक्स्ड है। देखिए नेक्स्ट, ये जो सॉलिड होते हैं, चूंकि इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, इसलिए ये निश्चित तौर पर क्या होंगे, हार्ड होंगे। पास पास हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में जो है, कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो काफी स्ट्रांग होगा, तो निश्चित तौर पर नजदीक नजदीक होंगे, तो ये क्या होंगे, रिजिड होंगे और ब्रिटल होंगे। क्लियर। थर्ड, लो कंप्रेसिबिलिटी। जो सॉलिड होते हैं उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो काफी कम होती है। क्यों भाई, ऑलरेडी आप देखिए बहुत पास पास क्लोजली पैक्ड हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत नजदीक नजदीक हैं, क्लोजली, जितना पॉसिबल उतने पास पास पार्टिकल्स हैं। तो बताइए, जब इनके बीच में कोई वैकेंट स्पेस तो रह नहीं जाता है, तो निश्चित तौर पर इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, या बहुत कंप्रेसिबिलिटी जो होती है बहुत लो होती है। क्यों, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए इनके बीच में वैकेंट स्पेस नहीं होता है। जब वैकेंट स्पेस नहीं होगा तो निश्चित तौर पर कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो काफी लो होगी। क्लियर। हाई डेंसिटी, इसमें तो क्लियर हो गया, जब कांस्टेंट पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक हैं, जब सॉलिड के जो पार्टिकल्स है काफी पास पास हैं, तो निश्चित तौर पर डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। नॉन फ्लूइड इन नेचर। भाई कांस्टेंट पार्टिकल्स अगर बहुत नजदीक हैं तो निश्चित तौर पर मैटर का वो स्टेट क्या कहलाएगा, सॉलिड कहलाएगा। इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है, ये बहते नहीं है, ये बहते नहीं, जैसे पानी है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, तो इनमें फ्लूइडिटी होती है। लेकिन सॉलिड के केस में कांस्टेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है, काफी नजदीक होते हैं, इसलिए इनमें फ्लूइडिटी नहीं होती, नॉन फ्लूइड इन नेचर। सॉलिड जो होते हैं नॉन फ्लूइड इन नेचर। नेक्स्ट देखिए, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट एट देयर ऑन पोजीशन। वो भागते नहीं है, जैसे हमारे लिक्विड में है, लिक्विड के पार्टिकल्स भाई मूव कर रहे हैं, लेकिन जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो अपने स्थान पर वाइब्रेट कर सकते हैं। ये हो सकता है, उनमें वाइब्रेशन हो सकता है, लेकिन अपने स्थान पर। तो अब हम बात करते हैं स्पॉन्ज की, रबर की। बताइए, स्पॉन्ज वो भी तो सॉलिड है, लेकिन इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। स्पॉन्ज को आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाइए, उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो भी तो सॉलिड है। तो स्पॉन्ज के बारे में आपको क्या पता है कि उसमें छोटे छोटे होल होते हैं स्पॉन्ज में, जिसके अंदर एयर होती है। जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो जो एयर होगी उसमें वो बाहर निकल जाएगी और स्पंज जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। क्लियर आ गया, कोई डाउट? स्पंज कंप्रेस हो जाएगा, मतलब सॉलिड है। अभी मैंने बताया जो सॉलिड होते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, बहुत बहुत कम होती है, जल्दी कंप्रेस नहीं होते। लेकिन स्पंज तुम कहोगे सभी स्पंज सॉलिड होता है, उसको तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन रीजन क्या है इसका, उसमें बहुत सारे होल होते हैं जिसमें एयर होती है। एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करेंगे, जब एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो एयर बाहर निकल जाती है और वो हमारा कंप्रेस हो जाता है। ठीक है। रबर के बारे में देखिए, रबर को अगर आप खींच के छोड़ दें तो फिर अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। क्लियर। तो ये भी सॉलिड की क्या है, प्रॉपर्टी है।
अब हम लोग सॉलिड के टाइप्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे। जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे अगर वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में हैं तो वो सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। रेगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है? देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा किस तरह से होगा? रेगुलर वे में। देखिए, जैसे इसको ध्यान देखिए, पार्टिकल्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है। ये आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे पहले ब्लू, उसके बाद देखिए दूसरा पार्टिकल, सपोज दैट ये ग्रीन है। रेगुलर अरेंजमेंट कौन सा है? ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन। फिर देखिए ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन। जैसे ये अरेंजमेंट आपको नहीं लगा रेगुलर वे में है? जैसे आपने मकान में मान लो टाइल्स लगाना है, तो मानो मैंने रेड और व्हाइट टाइल्स लगाया, तो हमने अपने पूरे मकान में पहले रेड, फिर व्हाइट, फिर रेड, फिर व्हाइट, फिर रेड, ऐसा नहीं कि रेड 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 व्हाइट, फिर रेड रेड रेड, फिर व्हाइट, फिर रेड व्हाइट रेड व्हाइट। मतलब वो एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होगा इस तरह से आपने लगाया। रेगुलर अरेंजमेंट अपने रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट पूरे मकान में एक लॉन्ग रेंज तक हमने इस तरह इस पैटर्न को अपनाया, तो वहां पर हम कहेंगे अरेंजमेंट कैसा है? रेगुलर है, रेगुलर अरेंजमेंट है। देखिए बिल्कुल एक रेगुलर अरेंजमेंट में अगर पार्टिकल्स अरेंज हैं तो ये जो सॉलिड होगा क्या होगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या है? सॉलिड कैसा है? एमॉर्फस। अगर अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर न हो, दे डू नॉट हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, वो सॉलिड जिस पार्टिकल्स से मिलकर बना हो, वो पार्टिकल्स अगर रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं है तो वो सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड कहलाएगा। मतलब देखिए ध्यान से, ग्रीन डॉट है, ये ग्रीन ब्लू, ये पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन ब्लू ग्रीन। अब देखिए ब्लू होना चाहिए, फिर ग्रीन आ गया, मतलब ग्रीन ब्लू ग्रीन। ये तो एक रेगुलर अरेंजमेंट है, कुछ दूर तक तो रेगुलर अरेंजमेंट रहता है, उसके बाद कोई ऑर्डर फिक्स नहीं रहता है। तो ऐसे सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं। दे हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। यहां पर जो रेगुलर अरेंजमेंट होगा वो एक लॉन्ग ऑर्डर तक होगा। क्लियर? क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है एक लॉन्ग ऑर्डर तक, हमने कहा रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट, एक लॉन्ग ऑर्डर तक होगा। क्लियर? और एमॉर्फस सॉलिड में जो रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है वो लॉन्ग ऑर्डर तक नहीं। देखिए यहां पर तो कुछ दूर तक तो रेगुलर अरेंजमेंट है, उसके बाद रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। मतलब इसमें जो रेगुलर अरेंजमेंट सॉल्ट ऑर्डर तक होता है, मतलब दे हैव सॉल्ट ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। क्लियर? इसमें लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट होता है, उसमें शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। किसका? कांस्टेंट पार्टिकल्स का। नंबर थर्ड, दे आर ट्रू सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, पूछेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे सॉलिड होते हैं? ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड होते हैं, सॉलिड है। कैसा सॉलिड है? ट्रू सॉलिड है। सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टी होती है, बताए थे, शेप होता है उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, जो भी सॉलिड की अपनी प्रॉपर्टी, पूरी सॉलिड की प्रॉपर्टी को ये क्या होता है? फॉलो करता है। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड है इसको हम लोग सूडो सॉलिड, देखिए भाई, सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। मतलब एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, दे आर सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात तो सूडो सॉलिड, सूडो मतलब तो झूठा, गलत,
ये एक्चुअल सॉलिड नहीं है। अब कहिए भाई कैसे कैसे एक्चुअल सॉलिड नहीं है? एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो सूडो सॉलिड है। झूठा, सूडो मतलब झूठा। जैसे आप लोग कभी खिड़की में जो ग्लास लगा होगा, अब वो खिड़की जो है में जो ग्लास है काफी साल पुराना हो गया, तो कभी आप ध्यान से देखिएगा ग्लास को, जो ऊपर और नीचे, जो नीचे वाला पार्ट है वो मोटा हो जाता है। ग्लास का जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या होता है? मोटा, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है ग्लास का वो पतला हो जाता है। खिड़की है, बहुत पुराने पुराने जो मकान बने हैं, कहीं उसके दरवाजे या खिड़की पे जो ग्लास लगा हुआ उसको ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा, तो ऊपर पतला होगा ग्लास और नीचे क्या होगा? मोटा होगा। अब ग्लास तो सॉलिड है, अभी पढ़े थे कि सॉलिड जो होते हैं उनमें बहने का गुण, उनमें फ्लूइड का गुण नहीं होता, उनमें फ्लूइडिटी नहीं होती है। तो भाई ये भी सॉलिड है, ग्लास तो सॉलिड है, तो इसमें कहां से फ्लूइडिटी का हो गई? ये कैसे भाई ऊपर पतला नीचे मोटा कैसे हो गया? मतलब अगर एमॉर्फस सॉलिड है तो वो ट्रू सॉलिड नहीं है, क्योंकि ग्लास में फ्लूइडिटी होती है। ये ग्रेविटेशन के कारण होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशन, ग्रेविटी या ग्रेविटेशन के कारण होता है। क्लियर? तो ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है, उसमें फ्लूइडिटी होती है, इसलिए एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग सूडो सॉलिड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं जब इनको आप कट करेंगे तो इनमें जो है दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज व्हेन कट। इनका जो जब आप किसी नाइफ से, शार्प नाइफ से कट करेंगे तो जो क्लीवेज होगा वो क्लीन मिलेगा, और इसमें इर्रेगुलर क्लीवेज मिलेगा। दे अंडरगो एन इर्रेगुलर क्लीवेज व्हेन कट। क्लीन क्लीवेज नहीं मिलेगा एमॉर्फस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन में क्लीन क्लीवेज मिलता है, इसमें इर्रेगुलर क्लीवेज मिलता है। नेक्स्ट, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक नेचर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है? दैट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिविटी, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होती है। देखिए थोड़ा सा अपन दिखाने की कोशिश करें। ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनमें कांस्टेंट पार्टिकल एक रेगुलर वे में अरेंज है। इस डायरेक्शन में जरा प्रॉपर्टी देखिए, इसमें कांस्टेंट पार्टिकल क्या है? पहले देखिए ये ब्लू ग्रीन, अगर इस डायरेक्शन में अरेंजमेंट देखिए ऐसा है, तो इसके कारण से जो भी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या जो भी अदर प्रॉपर्टी इन पार्टिकल्स के कारण होगी। जरा इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में हमको ग्रीन ब्लू मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग होगी। देखिए कौन सा डॉट मिल रहा है आपको? ग्रीन, और यहां कौन सा पार्टिकल मिल रहा है? ब्लू। तो इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी दूसरी होगी। जरा इस डायरेक्शन में देखिए, इसमें आपको डॉट कैसा मिल रहा है? ब्लू ग्रीन। तो यहां प्रॉपर्टी क्या एक जैसी होगी? जो प्रॉपर्टी इसमें में होगी वही प्रॉपर्टी इसमें में होगी? नहीं होगी। तो आप सोचिए कैटायन एनायन समझ लीजिए। देखिए सपोज दैट यहां कैटायन एनायन, मान लीजिए कांस्टेंट पार्टिकल कैटायन और एनायन, मान लो आयनिक सॉलिड है, तो प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस, देखिए अब इसका मतलब देखिए प्लस माइनस, अब बना के देखिए, फिर देखिए प्लस माइनस। अब बताइए यहां पर माइनस मिल रहा है, यहां पर देखिए प्लस, अगर ये प्लस है तो ये माइनस मिल रहा है, ये प्लस मिल रहा है, यहां पे देखिए प्लस माइनस मिल रहा है। तो अलग अलग डायरेक्शन में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो इसी को हम एन आइसोट्रॉपिक कहते हैं। एमॉर्फस सॉलिड में दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या मतलब हुआ आइसोट्रॉपिक नेचर? दैट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। क्योंकि यहां पर रेगुलर अरेंजमेंट होता नहीं है, तो यहां पर जो किसी भी डायरेक्शन में आप देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होगी? सेम होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी।
एग्जाम्पल देख लिया जाए, क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी आयनिक सॉलिड हैं, NaCl, KCl, डायमंड, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। हमारा ग्लास है, रबर है, ये सब एमॉर्फस सॉलिड के अंदर आता है। क्लियर? तो बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को हमने काफी अच्छे ढंग से पढ़ा, और कई बच्चों की डिमांड थी, सर हमको पूरा सॉलिड स्टेट का नोट्स दीजिए। तो आप लोग के डिमांड्स के आधार पर मैं नोट्स पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करा दूं। आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट्स कायदे से लिख लें, ताकि फ्यूचर में आपको यह काम में आए। नोट कर लीजिए आप लोग। तो आप लोगों ने नोट कर लिया। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बच्चों आइए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा जाए। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं: आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, और लास्ट में मेटेलिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो कैटायन और एनायन है। कोई भी आयनिक सॉलिड कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है, और कैटायन और एनायन के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं या कूलॉम्बिक फोर्स बोलते हैं। क्लियर? अब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या जो आयनिक सॉलिड होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इनका जो क्रिस्टल लैटिस है वो कैटायन और एनायन से मिलकर बना होता है, जिसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। क्लियर? ये बहुत हार्ड होते हैं। कैटायन और एनायन एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा क्या होते हैं, बाइंड अप होते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर ये हार्ड होते हैं। और ये कंडक्टिविटी को शो करते हैं। कब? सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं, इसको आप ध्यान रखिए, इसको नोट कर लीजिए। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टेंस बोलिए, मॉल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में ये फ्री आयन देते हैं, जो मूव करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए आयनिक कंपाउंड मॉल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। NaCl है, MgO है, CaCl2 है, ZnS है। इस तरह से ये हमने बात की आयनिक सॉलिड की। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड की। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, वॉन डेर वाल्स फोर्स होगा या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्लियर? अब ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड की तुलना में लो होता है। ये पुअर कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, शो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सॉलिड CO2, आयोडीन, मेथेन, ये सब जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, कोवेलेंट सॉलिड, या इसी को हम लोग नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। तो इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एटम्स होंगे। अब एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो बाइंडिंग फोर्स होगी, वो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एक दूसरे से एटम के कैसे जुड़े होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। निश्चित तौर पर इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, ये हार्ड होंगे। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, डायमंड में आपको पता है नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, कार्बन सभी एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। सिलिका है, क्लियर, सिलिकॉन कार्बाइड है। अब चौथा टाइप जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो है क्या, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, देखिए भाई मेटल जो होगा
आपको पता है मेटल जो होता है वो आयंस के फॉर्म में होगा, Fe+2 के फॉर्म में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। मेटल बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। +2 भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3 हो जाएगा। तो जो इसका क्रिस्टल होगा Fe, मान लीजिए इसे क्रिस्टल में Fe+2 है, इस तरह से Fe+2 है, Fe+2 इस तरह से क्रिस्टल में आप देखिए ये Fe+2 आयन है। अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12। अब ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है इनके ये जो है 12 इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में मूव कर रहे हैं। मतलब मेटलिक सॉलिड में जो मेटल आयंस होते हैं वो कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होते हैं। अब ऐसे तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता तो मेटल आयन जो होते हैं इनमें तो रिपल्सन होता। तो मेटलिक सॉलिड में जो मेटल आयन जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में होते हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या होते हैं, बाइंड अप होते हैं। ये निश्चित तौर पर हार्ड होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो निश्चित तौर पर इनका कंडक्टेंस भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। क्लियर। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी मेटल का एक नाम लिख दीजिए, सोडियम, जिंक, कॉपर, Fe, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल हो गए। तो बेटा हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पढ़ लिए। क्लियर। जल्दी से एक बार रिवाइज हो जाए, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से बोलिए, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड और मेटलिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड किससे मिलकर बनता है, कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलिए किससे मिलकर बनता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। कोवेलेंट सॉलिड किससे मिलकर बनता है, एटम से मिलकर बनता है। मेटलिक सॉलिड का किससे मिलकर बनता है, मेटल आयंस। किसमें होते हैं ये, हमेशा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है, इसमें वैन डर वाल्स फोर्स या डाइपोल अट्रैक्शन कार्य करता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और मेटलिक सॉलिड जो होंगे उनके बीच में मेटलिक बॉन्ड होता है। मेटलिक सॉलिड के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स जो होंगे उनमें मेटलिक बॉन्ड होगा। क्लियर। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी और ये एग्जाम्पल था। आप लोग कायदे से इसको नोट कर लें। बहुत आप लोगों की डिमांड थी सर सॉलिड स्टेट का हमको बहुत अच्छा नोट्स दीजिए, सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैं पूरा आपको नोट्स पूरा प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ताकि आप जो है कंपटीशन के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा करें।